गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग नौका विहार कविता का आगे का अंश पढ़ेंगे। और सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता नौका विहार कविता चूँकि लंबी कविता है, इसलिए इसे एक बैठकी में तो नहीं पढ़ा जा सकता और ना ही उसकी व्याख्या अच्छे से देखी जा सकती है। इसलिए पिछली क्लास में हम लोगों ने नौका विहार का प्रारंभिक अंश देखा था, उसकी व्याख्या पढ़ी थी। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे का अंश और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरी हुई ये कविता है, जिसमें प्रारंभ में कवि कई उपमाओं के द्वारा, कई दृश्य बिंबों के द्वारा ये बताने का प्रयास कर रहा है कि गंगा, ग्रीष्म ऋतु की गंगा जिसमें नौका विहार करने के लिए कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने प्रवेश किया है, वह किस प्रकार अच्छी लग रही हैं। आगे का अंश जो आज का है वह है निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। इसके पहले कवि अपनी पिछली कक्षा में या पिछले अंश में कई कल्पनाओं के द्वारा, उर्वर कल्पनाओं के द्वारा बता चुका है कि गंगा के मध्य में तैरती हुई उनकी नौका छोटी सी सुंदर हंसिनी के समान लग रही है। और इस पंक्ति में वो ये स्पष्ट कर रहा है कि जल जो है वो निश्चल है। गंगा का जो जल है वो निश्चल जल है, अर्थात उसमें गति नहीं है, चलायमान नहीं है, अर्थात गति नहीं है। निश्चल जल चूँकि गतिहीन है, उसमें लहरें कम है या नहीं है, शांत है बिल्कुल, इसलिए शुचि दर्पण, शुचि शब्द का अर्थ होता है पवित्र। दर्पण माने जल में वैसे भी हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो और जब गंगा के जल में लहरें नहीं हैं तो वो शांत दर्पण के समान है, पवित्र, शांत और पवित्र दर्पण के समान है। इसलिए उस पवित्र दर्पण पर प्रतिबिंबित क्या हो रहा है? रजत पुलिन निर्भर। पुलिन माने किनारा, और रजत इसलिए कह रहा है कवि क्योंकि रात्रि का समय है और चांदनी रात है, तो चंद्रमा की चांदनी चांदी के वर्ण की होती है, रजत वर्ण की। तो ये किनारे जो हैं वो रजत हो गए हैं, रजत वर्णी हो गए, रजत रंग के हो गए हैं, इसलिए वो रजत किनारे कह रहा, रजत पुलिन निर्भर माने उस गंगा के शांत और पवित्र जल के दर्पण पर जो किनारों के प्रतिबिंब हैं वो रजत किनारे हैं। उनके प्रतिबिंब जब उसमें पड़ते हैं, उसकी जब छाया जल में पड़ती है, जल के दर्पण पर पड़ती है, तो ऊपर किनारे और नीचे उनका प्रतिबिंब दोनों मिलकर के दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। कवि को गंगा के बीच से ये नौका पर बैठे हुए जो किनारों का दृश्य, अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है कि ये रजत किनारे जो हैं वो दोहरे क्षण भर के लिए मानो वो दोहरी ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लगते ऐसा है नहीं, कवि कह रहा है लगते, ऐसा लग रहा है, ऐसे लगने लगते हैं किनारे कि वो दोहरे ऊंचे हो गए हैं क्षण भर के लिए। अगली कल्पना, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। हर अगली पंक्ति में कभी एक नई कल्पना हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि ये नौका विहार जहाँ कर रहा है कवि, ये काला कांकर गंगा के किनारे पर स्थित राजभवन है जो कवि का निवास स्थान भी है, और जल में उसका भी प्रतिबिंब पड़ रहा है। कवि इस जल में पड़ने वाले काला कांकर के राजभवन की छाया को कह रहा है कि ये मानो ये राजभवन नहीं है, यह कोई व्यक्ति है जो निश्चिंत और प्रसन्न, प्रमुदित मन होकर के, प्रमुदित मन होकर के इस जल में या गंगा के जल पर निश्चिंत मन होकर के सो गया, प्रसन्न मन होकर के सो गया है। चूँकि ये उसकी छाया है, राजभवन की छाया है, उसका प्रतिबिंब है, और कभी उसका भी मानवीकरण कर रहा है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, मानो काला कांकर कोई व्यक्ति है जो निश्चिंत और प्रमुदित मन से सोया हुआ है, प्रसन्न मन से सोया हुआ है, जिसकी पलकों पर
सपने हैं, स्वप्न हैं। कैसे सपने हैं? सघन वैभव के स्वप्न हैं। वैभव भी सघन है, माने बहुत घनीभूत वैभव है। ऐश्वर्य वैभव, राजभवन का अर्थ ही है जो धन संपदा समृद्धि से परिपूर्ण है। ऐसे स्वप्न में मगन है ये राजभवन। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। और नाव के संचालन की प्रक्रिया, नाव के चलने की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ रही है। और शांत जल में जो नाव के चलने से की प्रक्रिया से जो जल में हिलोर उठ रही है, तरंगे उठ रही हैं, कवि कह रहा है कि नौका के कारण नाव के कारण जो तरंगे उठ रही हैं जल में, उनसे जल ही नहीं हिल उठता बल्कि हिल उठते नभ के ओर छोर। अब जल में नभ कहाँ से आ गया? निश्चित रूप से इस शांत जल में किनारे के दृश्यों की छाया नहीं पड़ रही है, बल्कि आसमान की भी छाया पड़ रही है। और आसमान तारों से भरा हुआ है, चंद्रमा की खिली हुई चांदनी से भरा हुआ है। ये समस्त दृश्य उस नौका से सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। कवि कह रहा है कि जब शांत जल में लहरें उठ रही हैं, तो लहरों में या जल में जो आसमान का प्रतिबिंब है, उसकी जो छाया है, उसके किनारे और छोर, उसके किनारे भी क्या उठते हैं? हिल उठते हैं, हिलने लगते हैं, मानो आसमान ही हिलने लगा है। जिनके लघु दीपों को विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। हर बार एक नई कल्पना के साथ सुमित्रा नंदन पंत इस कविता में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। निश्चल शब्द कई बार आया है इस कविता में, क्योंकि जब हम कुछ खोजने की, कुछ ढूंढने का कार्य करते हैं तो बड़े स्थिर मन से खोजते हैं, शांत और स्थिर। और ये निश्चल जो आया है विशेषण, ये उसी अवस्था को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। कवि ये निश्चल विशेषण किसको दे रहा है? तारक दल। मानो आसमान का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, आसमान की जो छाया जल में पड़ रही है, उसमें, उस आसमान में रात्रि के समय निकले हुए तारों का समूह भी है। और इन तारों की छाया को देख करके जल में जब उनकी छाया पड़ रही है, तो जगह जगह ये तारे बिल्कुल रोशनी बिखेर रहे हैं जल में भी, या उनके जल में उनकी प्रदीप्त छाया और प्रकाशित छाया पड़ रही है। उनको देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि मानो ये तारे तारे ना होकर के इनका कुछ गुम हो गया है। इन तारों का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण छायावादी कविता की बहुत ही प्रमुख विशेषता है। और हमें इस कविता में, मुझे लग रहा है कि जितने भी चीज़ों का कवि हमारे सामने वर्णन कर रहा है, गंगा के किनारे पर स्थित या गंगा के जल में दिखाई देने वाले प्रकृति की छाया, चाहे वो आसमान हो, चाहे किनारे के दृश्य हो, कवि सबको मानवीकृत रूप में देख रहा है। और इन तारों का मानवीकरण करते हुए कह रहा है कि मानो ये तारों का समूह है, दल है, जिनका कुछ खो गया है। और ये बहुत ही विस्फारित नयनों से, यानी मनुष्य की आंखें फटी रह जाती हैं आश्चर्य से। तो या फिर कह रहा है कवि कि जब हम कुछ ढूंढते हैं तो अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं या पूरी खोल लेते हैं। विस्फारित से तात्पर्य ऐसा ही है। कवि कह रहा है ये तारे मानो अपनी आंखें विस्फारित करके, बहुत ही बड़ी बड़ी या पूरी तरह खोल करके, या आश्चर्य से आंखें फैलाए हुए निश्चल होकर के, शांत होकर के कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और ये खोजना कैसे हो रहा है? ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो हम उस पर कुछ प्रकाश डालने का कार्य करते हैं, कुछ फोकस करते हैं, जिससे हमें हमारी गुम हुई वस्तु दिखाई पड़ जाए। तो मानो तारों का जो कुछ गुम हुआ है, ये उसे अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हुए, ज्योतित करके, आकाश के हृदय को, अंतस्थल को प्रकाशित करते हुए उसे ढूंढ रहे हैं। कवि की कल्पना है कि मानो ये तारे अपनी गुम हुई कोई वस्तु अपने प्रकाश से ही प्रकाशित करके खोजने का प्रयास कर रहे हैं आसमान में। अगली कल्पना है कवि की, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें
लुक छिप पल पल। पुनः तारों के बारे में ही कवि की अगली और बहुत ही उर्वर सुंदर कल्पना है। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए। जब दीपक जलाया जाता है या जब हम दिया जलाते हैं तो दीपक की लौ अपने आप ही स्थिर नहीं है। जलती हुई लौ हमेशा चंचल होती है, हिलती रहती है। हवा के झोंकों से या हल्की हवा भी हो तो दीपक की जो लौ है वो हिलती रहती है। और अगर कोई स्त्री दीपक या दिया जला करके ली हुई है तो उस चंचल लौ को बुझने से बचाने के लिए वो अपने आंचल की ओट करती है कि हवा के झोंकों से ये दीपक बुझ ना जाए। कभी एक सुंदर कल्पना, ऐसी ही सुंदर कल्पना इन तारों के पड़ने वाले प्रतिबिंब को लेकर के कर रहा है कि जल में जो तरंगे उठ रही हैं, जो लहरें उठ रही हैं, वो लहरें नहीं हैं बल्कि ये आंचल की ओट है। जो लहरों रूपी आंचल की ओट करके चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। ये लहरें स्त्रियां हैं जो अपने आंचल की ओट करके तारे रूपी दीपक, चंचल तारे रूपी दीपों को बुझने से बचाने के लिए मानो अपने आंचल की ओट कर ले रही हैं। लहरें जब उठती हैं तो उनका जो उतार चढ़ाव है, जो उठना है, इस उठान की जो प्रक्रिया है, उस उठान के बीच में यदि तारों का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो इस खूबसूरत दृश्य को देख करके कवि की कल्पना है कि मानो इन लहरों ने अपने आंचल की ओट में इन तारों को छिपा रखा है और लुक छिप पल पल, माने प्रत्येक पल ये दृश्य परिवर्तित हो रहा है। सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रुपहले कचों में हो उझल। आगे एक और सुंदर कल्पना है और प्रातःकालीन तो नहीं कहेंगे बल्कि भोर की बेला में शुक्र तारा उदित होता है, ऐसा माना जाता है। और शुक्र उदित हो गया है यानी कि लगभग काफ़ी रात्रि के, अर्धरात्रि के व्यतीत हो जाने के बाद का समय है। कवि कह रहा है कि सामने शुक्र की छवि झलमल, आसमान में शुक्र तारा उदित हो गया है जिसकी छवि जल में झलमलाती हुई दिखाई दे रही है, माने सुंदर झिलमिलाहट जिसकी दिखाई दे रही है शुक्र तारे की। तैरती परी सी जल में कल, और ये झिलमिलाती हुई शुक्र तारे की जो छवि है वो जल में कैसी दिखाई पड़ रही है, मानो कोई सुंदर कल, कल माने सुंदर, कोई सुंदर परी है जो जल में तैरती हुई दिखाई दे रही है। और क्या है, रुपहले कचों में हो ओझल, और चंद्रमा की जो चांदनी इन लहरों पे पड़ रही है तो इन लहरों का जो रंग है वो भी चांदी के रुपहला हो जा रहा है, रुपए के रंग का रुपहला जो है। और कच्छ माने केश या बाल, ये तैरती हुई परी के रुपहले बाल हैं, रुपहले केश हैं जिनमें रह रह करके इसका मुख, जो झिलमिलाता हुआ परी का मुख है, वो ओझल हो जा रहा है, छिप जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही सुंदर कल्पनाओं के साथ कवि ने अपने इस अनुभव को, गंगा में नौका विहार के अनुभव को अभिव्यक्त किया है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। आगे पुनः लहरों की ही कल्पना है। गंगा में, मध्य गंगा में लहरें ही लहरें दिख रही हैं, चंद्रमा की चांदनी दिख रही है, आसमान का के विस्तार का प्रतिबिंब देख रहा है, लेकिन कवि का मन अनेक अलग अलग विभिन्न कल्पनाओं से उर्वर है और वो इन कल्पनाओं के साथ कविता में प्रस्तुत हो रहा है या हमारे सामने कविता में इसको प्रस्तुत कर रहा है। लहरों के घूंघट से, लहरें अब घूंघट बन गई है, किसी स्त्री के, किसी मुग्धा नायिका की घूंघट है, क्योंकि आगे मुग्धा आया है शब्द। इस मुग्धा नायिका से एक बात स्मरण हो रही है कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन आचार्यों ने जो अपने कहा जाए कि साहित्य शास्त्र से संबंधी या साहित्य रचना से संबंधित जो ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से नायिका भेद या फिर और भी तमाम ग्रंथ हैं, रस छंद अलंकार से संबंधित हैं, उनमें नायिका भेद पे जो लिखे गए उसमें कई प्रकार की तमाम नायिकाएं बताई गई हैं। मुग्धा,
नायिका, प्रौढ़ा नायिका, प्रोषित पत्रिका नायिका, प्रवास पत्रिका नायिका, तमाम नायिकाओं के भेद हैं। और इनमें से मुग्धा बहुत ही नवयौवना नायिका है, जिसके रूप में कवि कल्पना कर रहा है चंद्रमा की। शशि है, शशि अर्थात चंद्रमा, तिर्यक मुख, तिरछा मुख, चूंकि दशमी का चंद्रमा है, अभी पूर्णिमा नहीं है, दशमी है ये, तो दशमी का चंद्रमा थोड़ा तिरछा है, जिसकी छाया जल में पड़ रही है। और इस तिरछे मुख वाले या तिरछे चंद्रमा की जो छाया जल पे पड़ रही है, जल गंगा की लहरों पे पड़ रही है, जो लहरों की ओट में कभी छिप जाता है और कभी दिखाई देने लगता है। तो इस तिरछे चंद्रमा की छाया जब लहरों के ओट में पड़ती है, तो कवि को लगता है कि कोई मुग्धा नायिका है, जो अपना थोड़ा सा मुख ढक करके और थोड़ा खोल करके दिखा रही है, इतनी सुंदर कल्पना के साथ। और लहरों के घूंघट, ये लहरें जो हैं वो घूंघट का कार्य कर रही है। इस नायिका के जो शशि मुख है, चंद्रमा का जो मुख है वो शशि मुख है उसका। इस मुग्धा नायिका ने अपने शशि मुख को थोड़ा लहरों के घूंघट से ढक रखा है और थोड़ा खोल रखा है, जिसे वो झुक झुक करके थोड़ा दिखलाता है और थोड़ा ढक लेता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि, दशमी का जो चंद्रमा है तिरछे मुख वाला, या चंद्रमा की जो अवस्था है वो थोड़ी कम है, अभी पूर्णता प्राप्त नहीं है। तो यह चंद्रमा जो मुग्धा नायिका के समान अपने मुख को लहरों के घूंघट से ढक करके थोड़ा खोल कर दिखा रहा है, और थोड़ा ढक करके उसे आड़ में, उसे ओट में ले रहा है। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। माने नौका अब मध्य धारा में पहुंच चुकी है, अभी मध्य तक नहीं पहुंची थी, अब मध्य की स्थिति को प्राप्त कर रही है या गंगा के बीच में पहुंच गई है। चपला नाव के लिए आया है, चपला नाव का पर्यायवाची है, तरनी, चपला। तो कह रहा है कवि कि अब हमारी नौका जो है वो बीच धारा में पहुंच गई है, गंगा के मध्य में पहुंच गई है, इसलिए छिप गया चांदनी का कगार। जो रजत पुलिन थे, चांदनी के किनारे थे, या जो किनारे चांदनी जैसे दिखाई दे रहे थे, अब वो छिप गए हैं, वो किनारे नहीं दिख रहे हैं। और किनारे जो दिख रहे हैं वो बहुत दूर पर स्थित हैं। आगे की पंक्ति में कवि कह रहा है, दो बाहों से दूरस्थ तीर, माने तीर भी किनारे के लिए ही आया है। तीर माने किनारा, कगार माने किनारा, पुलिन माने किनारा। माने बहुत ही सुंदर जानकारी दे रहे हैं कवि सुमित्रानंदन पंत। एक ही शब्द के तीन तीन पर्यायवाची आपके इस कविता में कह रहा है कवि कि किनारे कैसे दिख रहे हैं, दो बाहों से। मानो ये दो किनारे नहीं है दोनों तरफ के, बल्कि दो बाहें हैं। दो बाहों से उपमा है, दो बाहों के समान दूरस्थ तीर, दूरी पर स्थित जो किनारे हैं, माने मध्य में नाव है और किनारे बहुत दूर स्थित दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थित हैं ही, जब गंगा की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो बीच में, बीच धार में जब नाव पहुंची है तो किनारे बहुत दूर स्थित दिखाई देने लगे हैं। और ये दो बाहों के समान लग रहे हैं, दो बाहों जैसे लग रहे हैं। और ये दो बाहें क्या करने के लिए व्याकुल और अधीर हो रही हैं? धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। गंगा की धारा, प्रारंभ में ही कवि कह चुका है, गंगा की कल्पना, गंगा की परिकल्पना एक तनवंगी गंगा के रूप में, तापस बाला है, तपस्वी कन्या है, जो तनवंगी है, तनु अंगों वाली, क्षीण अंगों वाली, दुर्बल कृशकाय अंगों वाली है। तो कृश कोमल शरीर, ग्रीष्म ऋतु की जो कृश, कमजोर या दुर्बल, पतले, कोमल शरीर वाली जो गंगा है, धारा के इस गंगा की धारा के इस क्षीणकाय, दुर्बल, कोमल शरीर का आलिंगन करने के लिए ये दो बाहों के समान जो दूरी पर स्थित किनारे, जो दो बाहों जैसे दिखलाई दे रहे हैं, वह मानो इस दुर्बल, कृशकाय, कोमल गंगा की धारा के इस शरीर को, धारा रूपी शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हैं, अर्थात व्याकुल हो रहे हैं। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल।
एक और विराट कल्पना के साथ कवि हमारे सामने इन पंक्तियों में प्रस्तुत होता है। अति दूर, मध्य में कवि की जो नाव है वो बीच धार में पहुंच चुकी है और बीच धार में नौका में बैठे हुए कवि को किनारे से भी दूर क्षितिज पर, क्षितिज एक हिंदी में एक शब्द आता है क्षितिज, जिसका अर्थ है कि क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि धरती और आकाश कहीं भी और कभी भी नहीं मिलते, लेकिन एक शब्द है जो ये द्योतित करता है कि क्षितिज वो स्थान है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। तो ये निश्चित ये आभासी कल्पना है, ये आभासी शब्द है जो हमें आभास कराता है कि अगर हम कहीं से खड़े होकर देखते हैं तो बिल्कुल आकाश नीचे की ओर झुकता प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि एक स्थान पर जाकर के वो धरती से मिल गया है। तो जहाँ पर ये मिलन बिंदु प्रतीत होता है उसे हम क्षितिज कहते हैं। और दूर पर स्थित जो वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, अति दूर, बहुत दूर, यानी किनारे से भी दूर, अत्यंत ही दूर क्षितिज जो जगह है, धरती और आकाश के मिलन बिंदु का जो आभास है, वहाँ पर बिटप माल, वृक्षों की जो माला है, पंक्तियाँ हैं, उनका जो समूह है, वो देखने में गंगा की बीच धार से कैसी लग रही हैं? लगती भ्रू रेखा सी अराल, अराल माने टेढ़ी, भौहें टेढ़ी होती हैं, भ्रू रेखा सी लग रही है, भौहों की रेखा जैसी लग रही है। एक विराट कल्पना, मैंने पहले ही कहा कि कभी एक विराट कल्पना के साथ हमारे सामने इन पंक्तियों में प्रस्तुत है कि दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्तियां हैं वो भौहों की रेखा, टेढ़ी बंकिम अराल, टेढ़ी भौहों की रेखा जैसी प्रतीत हो रही हैं, लग रही हैं। और आकाश की जो कल्पना है, नभ नील नयन विशाल, नीला जो आकाश है, नील नभ जो है वो नयन विशाल, वो विशाल नेत्र है। और ये भौहें हैं जो किनारे, क्षितिज की जो पंक्तियां हैं वृक्षों की, वो टेढ़ी भौहों की रेखा हैं। और आकाश जो विराट बड़ा आकाश है वो नीला आकाश, वो विशाल नयन है। और विशाल नयन कैसे हैं? अपलक, जिसकी पलकें बंद नहीं हुई हैं बल्कि अपलक है, वो खुली हैं, पलकें खुली हुई हैं। और भौहें किनारे पर स्थित, क्षितिज पर स्थित वृक्षों की पंक्तियां हैं जो बंकिम अराल या टेढ़ी भौहों की रेखा जैसी प्रतीत हो रही हैं। एक और परिकल्पना के साथ इस नौका विहार की कविता का ये अंश आज यहाँ ख़त्म करते हैं। शेष अगले अंश में। माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। माँ के उर पर, गंगा की कल्पना एक माँ के रूप में प्रवाहित होने वाली स्थिर, या कहा जाए रात्रि के समय की जो स्थिर शांत निश्चल जल वाली गंगा है वो माँ जैसी है। और गंगा की धारा में बालू कणों के एकत्र होने से टीले जैसा, द्वीप जैसा बन गया है। और उसे देख करके कवि के मन में क्या विचार आता है कि ये द्वीप नहीं है, सोया धारा में एक द्वीप, गंगा की धारा में एक द्वीप सोया हुआ है, या एक द्वीप है जो गंगा की धारा में जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर शिशु सा आया है, उपमा अलंकार के द्वारा कवि ये बताता है कि माँ के हृदय पर सोया हुआ शिशु, माँ के हृदय पर सोया हुआ शिशु जैसा प्रतीत होता है गंगा की धारा में ये द्वीप देखने में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, मानो माता के हृदय पर कोई बच्चा है जो पास में ही, जो उसके हृदय पर सो गया है। और द्वीप जो बना हुआ है धारा में, इससे जब लहरें जाकर के टकराती हैं तो उलट जाती हैं। आप जब लहरें कहीं से टकराती हैं तो उलट करके फिर वापस आती हैं। बिल्कुल इस द्वीप से टकराती हुई लहरें जो वापस आती हैं उनके लिए कवि कह रहा, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। जो लहरों का टेढ़ा मेढ़ा प्रवाह है, उर्मिल है, लहरदार है, उस प्रवाह को प्रतीप, उल्टा करता हुआ ये द्वीप क्या कर रहा है, उन लहरों के प्रवाह को उल्टा कर दे रहा है। इस कविता का इतना अंश आज के लिए, शेष अगले अंश में। तब तक के लिए धन्यवाद।